Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने वन शॉट सीरीज लेके आपके पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 2। तो ये पार्ट है हमारा कौन सा, द इलेक्शन प्रोसेस। चैप्टर का नाम है बढ़िया सा, ये देखिए द इलेक्टोरल प्रोसेस, मतलब क्या इलेक्शन कैसे होते हैं इंडिया में, इसके बारे में जानना है। अगर आपकी कोई डाउट रहेंगे इस चैप्टर का, अदरवाइज चैप्टर बहुत छोटा है कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर, डाउट रह भी जाते हैं तो आप मेक श्योर करें कि कमेंट करके हमें सारी चीजें पूछ लें। मैं बहुत ज्यादा कैपेबल हूं कि और एबल भी हूं कि मैं आप लोग को आंसर जरूर कर सकता हूं। जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, देखो गाइस, इसमें हम लोग आ जाते हैं कि इलेक्शंस कोई भी डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसकी वर्किंग में। कैसे? क्योंकि इलेक्शंस होंगे और उसी के बाद आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते जिसको आप चुनना चाहते थे, और वो आप पब्लिक के बिहाफ पे क्या करता है, पॉलिसी बनाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। तो पहला इलेक्शन होगा तो रिप्रेजेंटेशन होगा, इलेक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा, और उसके थ्रू क्या होगा, डेमोक्रेसी अच्छी होती है। ओके, वी नो दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस। पीपल के रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमारे नेता लोग हैं उनको कौन चुनता है, या हमारे एमएलए एमपी लोग को कौन चुनता है, हम चुनते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। ओके दोस्तों, इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। तो देखो, चेंज तो हमेशा सोसाइटी का नियम है दोस्तों, चेंज तो लाना है। तो पहले कैसे होते थे, दो किंग आपस में लड़ते थे और जो बड़ा किंग है वो दूसरे को हरा के लड़ाई झगड़ा मार करके क्या होता था, विनर बनता था और वो प्लेस पे रूल करता था। लेकिन इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसको शांति तरीके से कैसे कर सकते हैं, इलेक्शंस के थ्रू। अगर आपको किसी को हराना तो इलेक्शन में हरा के दिखा दो, तो पीसफुल तरीके से आप कहीं पे भी चेंज ला पा रहे हैं। दैट इज अ बिग थिंग। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। तो कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी सीपीआई, कभी तृणमूल कांग्रेस, इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि जिसके पास पावर है जीत के दिखाओ और रूल करो। पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लाइफ, और ये क्या करते हैं, पॉलिसीज ऑफ जो गवर्नमेंट होती है जनरली, देखो जो लोगों को चुन के भेजते हैं लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, वो लाइफ ऑफ सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा। और पॉलिसी अगर समझो, हमने क्या किया, समझो पहले कोई ए पार्टी थी, उनकी कुछ पॉलिसी थी, वो पीपल की लाइफ को इंपैक्ट करती थी। हमने बी पार्टी चुन लिया इस बार, तो वो अपनी कुछ अलग पॉलिसी बनेगी और वो सोसाइटी को अलग तरीके से मदद करेगी या इन्फ्लुएंस करेगी। तो अलग गवर्नमेंट चुनी, अलग पार्टी चुनी, अलग बार इलेक्शन हुआ तो अलग उसके रिजल्ट आएंगे, अलग पॉलिसी बनेगी और अलग तरीके से सोसाइटी को वो इंपैक्ट करेगा। वी एक्सपेक्ट दैट द रिप्रेजेंटेटिव वी इलेक्ट शुड बी एफिशिएंट। देखो ये सब क्वालिटीज है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसको हम लोग चुन रहे हैं। एफिशिएंट मतलब क्या, दिन में ज्यादा काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, उसको मालूम है कि 5 साल तक ही हम लोग टिकने वाले, उसके बाद नो डाउट जनता अगर देती है अपना, उनको सपोर्ट देती है तो अगली बार वापस आएंगे, लेकिन वो जानते हैं कि टाइम लिमिटेड है, इसमें करके दिखाना। तो एफिशिएंट होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी, जिसपे लोगों ईमानदार होगा तभी तो लोग उसके बाद ट्रस्ट करेंगे, अपने इश्यूज लेके जाएंगे और भरोसा करेंगे कि इनको जिताना है। रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल। अगर भले इनको लग रहा है कि अगर समझो कोई पॉलिसी गलत है और पीपल बोल रहे हैं कि पब्लिक बोल रही है कि ये पॉलिसी गलत है, तो उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ पब्लिक बोल रही है तो सही होगा। चलो, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन। देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मॉडर्न मतलब डेमोक्रेसी पहले भी होती थी, उसमें लोग क्या करते हैं, आज जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में क्या करते हैं, वहां पे समझो मेरे को कोई एक बनाना है कि सबको हम लोग को ना बनाना मिल्क शेक देना है। समझो एक रूल लेके आना कि बनाना मिल्क शेक सबको डेली मिलना चाहिए फ्री में। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट, हमने क्या किया, पब्लिक ने इसके ऊपर बोला कि ये चीज आनी चाहिए, और हमने एक डे तय कर दिया कि 3 मार्च को ये हम डिसाइड करेंगे, 3 मार्च को। अब क्या होगा, ये पॉलिसी बन के आई, ये हर इंसान वहां का वोट करता है। 51% लोगों ने हाँ बोल दिया, तो हर दिन सबको बनाना मिल्कशेक फ्री में मिलेगा। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई।
हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, हम डायरेक्ट कोई पॉलिसी पे नहीं ज्यादा जाके वोट करते। समझो कि यही बनाना मिल्कशेक इंडिया में सबको बांटना है, तो ये हम नहीं जाके वोट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे कि भाई देख ऐसा करो, कोई लॉ तो वो पार्लियामेंट में जाके डिबेट डिस्कशन डिसेंड करेंगे, वहीं पे अपने में वोट करेंगे और बाद में बोलेंगे देखो भैया सब लोग ने ना बोल दिया तो ये नहीं होगा, बस इतना है। तो फर्क है दोनों में। तो ये क्या है, आजकल की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही फॉलो करती है दोस्तों। तो मॉडर्न डे में ऐसा होता है। तो देखो लोगों को चुन के भेजा गया है, बैठे हुए हैं, और ये कहां का है, यूएस से। इन द डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द इंटायर पॉपुलेशन इन डिसीजन मेकिंग। देखो अब इंडिया की 1.5 बिलियन के नजदीक अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं हम लोग हैं। अब इतने सारे लोगों का कैसे काउंट करेंगे कि किसने क्या बोला, बहुत टफ हो जाएगा ना। तो इससे अच्छा क्या है, 1.5 बिलियन आप अपने रिप्रेजेंटेटिव कुछ हजार के करीब होंगे भेज दो। अब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, आपसे जरूर डिस्कशन करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो वही मैंने स्विट्जरलैंड का एग्जांपल दे दिया। द रिजल्ट दिस रिजल्टेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग सम पीपल ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर पॉपुलेशन एज द रिप्रेजेंटेटिव हु वुड रन द गवर्नमेंट। तो पूरा पॉपुलेशन है, इतना है, उनके बिहाफ पे कुछ लोगों को सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेज दो और गवर्नमेंट बनाने दो, और वो बोलेंगे तो वही पॉलिसी बनेगी। The representatives who form the government are expected to be responsible to the people, क्योंकि उनको लोगों ने ही चुन के भेजा हुआ है। तो वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ भी गलत सही कर रहे हैं तो उनका जवाबदारी कौन लेगा, पब्लिक लेगी। गिव प्रेफरेंस टू वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, भलाई, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अब उसके लिए चाहे हाउस देना हो, हेल्थ देना हो, एजुकेशन देना हो, मेडिसिन देना हो, हाउस हो गया, होम हो गया, हेल्थ हो गया, इसके बाद हम लोग को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, ये सब देना है, तो वो सब सारी चीजें देंगे। तो ये सब ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, ये जो भी चीजें जरूरी है, लोन विन सब देंगे। उज्ज्वला योजना जिसके अंदर सिलेंडर गैस घरों तक पहुंचाया गया। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी फ्री, फेयर एंड रिलायबल। फ्री मतलब लोगों का इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए, किसी भी नेता का भी पैसा बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए, पब्लिक का भी पैसा नहीं चाहिए। फेयर मतलब क्या, धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए जो भी इलेक्शन है। और रिलायबल मतलब जिसपे लोग ट्रस्ट कर सकें। ये तीन चीज कोई भी इलेक्शन में होना चाहिए। कौन सा, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, लोग ट्रस्ट कर पाए कि हाँ भाई जो रिजल्ट है सही आया। टू इंश्योर दैट the Constitution of India has made provision for an independent election commission to administer, election commission का नाम आ गया, अब ये आगे आपकी नई कहानी शुरू होगी, जिसको ईसी भी बोला जाता है। टू एडमिनिस्ट्रेट द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अब क्या होगा, गवर्नमेंट को ही बोल दे कि तुम खुद से ही कर लो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हर बार धांधली कर सकती है। तो हमने एक इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट से बाहर रहेगी, मतलब पार्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के अंदर की, लेकिन क्या करती, जब इलेक्शन करते हैं ये लोग तो ये गवर्नमेंट का साथ नहीं निभाते, ये सबके लिए एक जैसा व्यवहार करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कल को सरकार इनका पगार काट लेगी, कल इनको पैसा नहीं देगी, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती सरकार। ये बंदे लोग जो ईसी हैं, इलेक्शन कमीशन, ये डिसाइड करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन, जैसे कि पूरे देश के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन है, तो ऐसे हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स भी है ना, तो उनका स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो स्टेट के लेवल के इलेक्शन, जैसे कि पंचायत इलेक्शन ये लोग करवाते हैं। आप लोगों को बता दूं, ये लोग पंचायत, नगर सेवक के इलेक्शन, ये सब म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करते हैं, पंचायत गांव में और म्यूनिसिपैलिटी शहरों के लिए। कंडक्ट ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन आवर कंट्री। तो इलेक्शन कमीशन कौन सा होता है, जिसमें देखो हमारे नेशनल इलेक्शन आता है, स्टेट इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ही करता है, स्टेट इलेक्शन भी करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करता है। लेकिन सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन करवाता है, एसईसी। कर लो इसे। द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम डिक्लेयरिंग द डेट, जिस दिन मालूम किया कि अनाउंस किया कि इस दिन को हमारा होने वाला है, से लेके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक का इज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन मतलब रास्ता यही दिखाता है, और कंट्रोल ऑफ ईसी। तो जिस दिन से डेट, कौन से डेट पे होगी, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप आते हैं, मतलब इलेक्शन होता है, उसके बाद तक एंड में जो रिजल्ट भी आता है उस तक भी सारा चीज कौन देखता है, ऊपर से इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, इलेक्शन प्रोसेस इनसेपरेबल कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो देखो डेमोक्रेसी है,
और उसमें इलेक्शन ना हो तो ऐसा तो बात हो ही नहीं सकता। तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते भाई, कोई भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन तो होना ही चाहिए। इन दिस चैप्टर वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शन, रोल किसका, इलेक्शन कमीशन का पढ़ेंगे। चलो, विल ऑल्सो डिस्कस द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द इलेक्शन प्रोसेस। कौन कौन सी चीजें जो है पास्ट में अच्छी की गई हैं और कौन सी आगे करनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन को, उसके बारे में। इलेक्शन कमीशन एंड इट्स फंक्शन कर लेते हैं। फंक्शन क्या है उसके, देखो इन इंडिया इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। सेंट्रल मतलब अगर नेशनल इलेक्शन हो रहा है, स्टेट इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो ये सब में सबसे पहले नाम जिसका आएगा वो है इलेक्शन कमीशन। उसके बिना कोई भी इलेक्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये सेंट्रल है, बीच में ये बंदा है। आर्टिकल 324 तो क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी। इसमें ना गाइस आर्टिकल 1 है, इसके अंदर लिखा गया है जैसे इंडिया दैट इज भारत, ऐसे करके पूरा लिखा जाता है। ऐसे आर्टिकल जो भी ऐसे पैराग्राफ है वो आर्टिकल्स बोलते हैं उनको। फिर आर्टिकल 2 में और सारी चीजें लिखी गई हैं। फिर ऐसे आर्टिकल 3, तो ऐसे आर्टिकल करते करते जो नंबर 324 है उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। और उसमें बताया गया कि हमारे कितने मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने मेंबर होंगे। चलो एक सेकेंड। 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द ऑटोनोमस बॉडी। आजा भाई, ऑटोनोमस मतलब जो खुद से चलाती है, खुद को, दूसरों पे डिपेंड नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ 2 कमिश्नर एंड 1, यहां पे देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो कितने मेंबर हुए, 3। उसको कैसे बांटा गया, 1 + 2। तो ये दोनों कौन से हैं, इलेक्शन कमिश्नर। ये लोग सिंपल, ये कमिश्नर है। चीफ कौन है, सबसे बड़ा हेड जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये बंदा जो है, ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। और ये लोग क्या है, ये लोअर मेंबर है, मतलब सेम ही पावर है एक्चुअली, बोलना है जो सबकी पावर सेम है। ये मैंने सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर्स रहते हैं किसके अंदर, हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर। और ये कहां बोला गया है, आर्टिकल 324 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब उसमें देखते हैं कि हम लोग पहले कौन से थे। हमारे जो पहले ऐसे थे, सुकुमार सेन थे, वो फर्स्ट ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। ये जो थे दिख रहे हैं आपको, बहुत दिमाग वाले बंदे, इवन इनकी चश्मे आ चुके हैं। और दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1920 में क्या थे, ही वाज सिलेक्टेड एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अंडर ब्रिटिश रूल, IAS थे। क्योंकि 1947 के पहले किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का, तो उनके लिए ये IAS थे उस टाइम पे। He was given the charge of election commission after election commission was established in the 1950। भले आजादी 1947 में, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, 1950 में। इसलिए बोला है जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, आर्टिकल 324 आया, उसके बाद ये बंदे को क्या बना दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर। इसलिए 1950 बोला है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 1947 क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई बुक ही उस दिन बनी और उसी दिन बंदे का नाम आया, तो उन्हीं को क्या बना दिया, वो IAS जो थे उन्हीं को बोल दिया मैंने, सुकुमार सेन को, कि आप पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। Mr. Sen efficiently handled the responsibility of इलेक्शन कमीशन एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन। क्योंकि एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन क्यों था, क्योंकि न्यू इंडिया फॉर्म हुआ था, जस्ट इंडिया फॉर्म हुआ था, राइट्स चालू थे, लड़ाइयाँ चालू थी। और वहीं पे ब्रिटेन वाले हमको ताना मार रहे थे कि ये तो डॉग्स एंड कैट्स की कंट्री, ये लोग क्या डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे। उस कंडीशन में इन्होंने इलेक्शन करके दिखाया और वहां पे तब से कंटिन्यू आज तक भारत में इलेक्शन हो रहा है। तो दैट लाइक सुकुमार सेन का क्रेडिट देना चाहिए उनको। तो ये चैप्टर ने वो काम किया है। द प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन। तो देखो गवर्नमेंट, PM मोदी की गवर्नमेंट नाम बताती है कि देखो PM जी बोलेंगे कि प्रेसिडेंट जी हमने इन बंदों को चुना है, इनका नाम आप अनाउंस कर दीजिए। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे ठीक है मोदी जी आपने बोला, तो ये सब बंदे हम लोग किसको बना देंगे, इसको बना देंगे हम लोग इलेक्शन कमिश्नर्स। नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। अब ये क्या है, हम लोग बोलते थे ना दोस्तों कि इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब मालूम पड़ा इस बंदे ने, जिसको PM मोदी जी और सब लोग ने लाया था,
उन्होंने पाया कि कुछ धांधली हो रही थी इलेक्शन में। मैं एग्जांपल मोदी जी का ऐसे ले रहा हूँ, बाकी जो भी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे फ्यूचर में उनका लेंगे, कि अगर मालूम पड़ा कि हमारे जो भी पीएम थे, या चलो कोई भी पीएम हम लोग लेता हूँ XYZ, उन्होंने कुछ धांधली की है इलेक्शन में, तो ये बंदे ने क्या क्या स्टेप ले लिया और सबके सामने बता दिया, बोलेंगे इलेक्शन इस बार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें धांधली हुई थी। अब मालूम पड़ा क्योंकि ये एक तरफ से क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं लेकिन काम सिर्फ अलग करते हैं। देखो ये सब गवर्नमेंट के पार्ट है, गवर्नमेंट द्वारा ही चुने जा रहे हैं। नाम इनका कौन बता रहा है, सिर्फ पब्लिक में आके प्रेसिडेंट बता रहा है, लेकिन ये लोग को पगार कहां से मिल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही। फिर भी अब ये तो नहीं हो सकता, लेकिन लोग काम कैसे करते हैं, अलग डिपार्टमेंट है इनका, गवर्नमेंट से कोई भी इनका लेना देना नहीं कि गवर्नमेंट जी मजूरी करो आपको नमस्कार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आप लोग को भले चुना गया लेकिन काम करो आप लोग अलग से। तो ये अलग से काम कर रहा था बंदा, तो इसने कुछ धांधली पकड़ ली। अब ये सरकार नहीं कर सकती कि तेरे को मैं चुना था तेरे को जा निकालता हूं वहां से, ऐसा नहीं कर सकते। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनको हटाया नहीं जा सकता। दिस इज नेसेसरी टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बचाने के लिए स्टेप लिया जाता है। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो अब इलेक्शन कमीशन अपना पैसा, इलेक्शन कमीशन समझो इसको सरकार ने बोल दिया कि 100 रुपया देते हैं तुमको, चलाओ अपना ड्यूटी, अपने स्टाफ को मेंटेन करो। अपने कुछ तो थोड़े मोड़े स्टाफ होते हैं, आप देखेंगे आगे इलेक्शन में जो बाहर से स्टाफ आते हैं वो रियल में इलेक्शन कमीशन के स्टाफ नहीं होते, वो बाहर से बुलाए जाते हैं, जैसे आर्मी वाले टीचर्स, वो अलग बात है। जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, तेरे को 100 रुपया दिया, अब वो 100 रुपये से को जिसको जितना देना है करते जा तू, तेरे को इंडिपेंडेंस है, तभी तो तू ऑटोनॉमस कहलाएगा। नहीं तो तेरे बंदे को हम लोग जवाब दिलेंगे तो हम लोग बोले क्यों भाई तुम भी वो उसके हम लोग को बताया था कि धांधलेबाजी कर रहे थे, तुम भी थे ना कि बोल रहे थे हाँ सर की हो, तुम्हारा पगार कट। तो बोलते भाई ऐसा मत करो, पूरा पैसा दे दो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, इसको जो टेक्नोलॉजी बनानी है जो लानी है जैसे इलेक्शन करवाना है करने दो इसको। तो इसको पैसे की ऑटोनॉमी दी गई है। और दूसरा पहला ऑटोनॉमी क्या दिया था कि इसको पॉलिटिकल रीजन से पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। दूसरा इसके पैसे का जो एक्सपेंस है ये खुद मैनेज करता है, भले गवर्नमेंट पैसा दे, उसके बाद खर्चा कैसे करना है वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा इलेक्शन कमिश्नर। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ। देखो इसके पास सेपरेट स्टाफ नहीं होता, थोड़े मोड़े रहते हैं, लेकिन जो पूरा इलेक्शन कराते हैं ऑल ओवर इंडिया जैसे रहते हैं उतने लोग क्या घूम घूम के जाते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, 50-50 60-70 लोग रहते हैं, हर एक बूथ पे कम से कम 20-30। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं? नहीं भाई, उतना भी नहीं उसका। उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर जब इलेक्शन होने वाला रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो भाई जाके वो बूथ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजेंगे, आईएएस को भेज देंगे, किसी आईएएस को भेज देंगे, या उससे थोड़े लोअर लेवल के एसएससी के स्टाफ को भेज देंगे कि जाओ आप जाके वहाँ पे मैनेज करो। दूसरा उसके अंदर टीचर्स को बुलाते हैं कि जाओ देखो आप लोग पढ़े लिखे हो तो सबका नाम वहाँ पे क्रॉस चेक करो कि वोटर आया है कि नहीं आया, तो टीचर्स को भी वो लोग बुलाते हैं, अदर एम्प्लॉय जो उसको लग रहा है कि करना चाहिए। और ये पूरा लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हम लोग को इलेक्शन करवाने में, समझ ले। तो उसका खुद का स्टाफ नहीं होता। जब आप वोट देने जाओगे 18 साल के हो जाओगे तो देखोगे बूथ पे कम से कम 10-10 लोग बैठे रहते हैं हर एक रूम में। तो वो क्या होते हैं, पूरा उतने लोगों का पगार जो मैं 100 रुपया बताया था उसमें से क्या इलेक्शन कमीशन देता है? नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट बाहर में देती है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ अपनी बिल्डिंग, जो उसकी बिल्डिंग में रहते हैं, जो इलेक्शन के बाद भी काम करते रहते हैं, नए नए आइडिया लाते हैं, बस उनका खर्चा कैसे होगा वो डिसाइड करता है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वोटर्स इज रन फॉर वोटर्स रजिस्ट्रेशन। तो एक क्या होता है, हर साल में ना एक दिन आता है, जैसे कि उस दिन को क्या करते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं उनके हकों के बारे में, कैसे वोट देना चाहिए, नई मशीन आई तो उसको कैसे यूज़ करना है, नोटा क्या है, और फिर उसका वीवीपैट क्या है, ईवीएम मशीन कैसे होती है, इंक कौन सी उंगली पे लगता है, कैसे इंक को आप लोग को हटाना नहीं है। ये सब सारी चीज़ें पब्लिक को एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया जाता है। और ये कौन सा दिन है, ये 25 जनवरी, 26 जनवरी के पहले का दिन जो होता है ना एक, उसको बोलते हैं हम लोग वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे को मनाया जाता है। उस दिन हम लोग क्या अवेयरनेस का कैंप चलाते पूरे इंडिया में। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन देखो, पहले तो वोटर की लिस्ट बनाने का, दूसरा डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन कितने दिनों में कौन सी तारीख को होगा,
तो वोटर की लिस्ट। दूसरा है हमारा इलेक्शन का डेट और प्रोग्राम। स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो समझो जो जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना कि कहीं गलत इनके ऊपर केस चल रहा है, तो वैसे लोग तो नहीं इलेक्शन में खड़े हो गए। प्लस दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा दिखा दी, इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस है। तीसरा चीज़ की नाम तो गलत नहीं लिख दिया, अपना एरिया तो गलत नहीं लिख दिया, तो पूरा फॉर्म चेक भी करते। तो पहला क्या करते हैं वो लोग, हम लोग बोलते हैं कि पहले वोटर की लिस्ट बनाते हैं, हम जैसे नॉर्मल बंदे जो वोट देने वाले उनकी लिस्ट बनाएंगे। दूसरा वो लोग चेक करेंगे कि कौन से डेट को हमारा ये होने वाला है इलेक्शन, अब प्रोग्राम कैसे कैसे होगा, पूरा उसका कितने फेजेज में होगा। थर्ड, स्क्रूटिनी करते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं जो एप्लीकेशन है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए आए हैं कि हम जीतना चाहते हैं। ओके। गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। रिकॉग्निशन टू मतलब क्या होता है, समझो कि हम लोग 10 लोग मिलके बिलियन वाले, हम लोग बोले कि हमारी पार्टी का नाम बिलियन पार्टी है, तो बिलियन पार्टी को अब कुछ फॉर्म भरने पड़ेंगे। फॉर्म के बाद उसके मेंबर्स आने चाहिए कुछ तो दिखाने के लिए कि पार्टी है, फिर उसका ग्राउंड दिखाना पड़ेगा, फिर उसको स्टाफ दिखाने पड़ेंगे, फिर उसको अपना रूम दिखाना पड़ेगा, तो बोलेंगे हाँ भाई ये जेन्युइन है, तो बिलियन पार्टी हो गई आज से एक। तो ऐसे लोगों को नई नई पार्टी को रिकॉग्निशन देना। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन। अब क्या मालूम पड़ा कहीं बोलेंगे ईवीएम में घोटाला था, वीवीपैट में घोटाला था, तो भाई हम चेक करेंगे घोटाला कहाँ पे था। पब्लिक को हम लोग 100% ट्रस्ट देंगे, रिलायबल डेटा ही देंगे। तो ये इंश्योर कौन करता है, हमारा इलेक्शन कमीशन। ये फंक्शंस है, देखो ध्यान से रखना, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये फंक्शंस है। अब देखो प्रिपेयरिंग वोटर लिस्ट, अब ये क्या होता है, एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट। देखो इतने सारे बंदे समझो कि जो 18 के ऊपर हो चुके हैं, अब इनमें से जिनको लगता है कि उनको नाम रजिस्टर कराना चाहिए, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सब लोग तो नहीं भरते, कुछ ही लोग भरते हैं। तो ये होता है रियल में, समझो। अब हर कोई ऐसा नहीं हो कि आप लोग 18 के तो अगला दिन जाके वोट दे सकते हो, नहीं, आपको वोटर आईडी बनवाना पड़ेगा, और वोटर आईडी के लिए आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। तो जो राइट टू वोट है, जो अपना प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हम लोग को वोटर आईडी बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया में वोटर आईडी क्यों बनाते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए कि भैया फ्यूचर में कहीं काम में आएगा हम लोग को। तो 18 के ऊपर सब लोग एलिजिबल, जाओ एप्लीकेशन फॉर्म भरो और वोटर आईडी मिलेगा आपको, और उसके बाद आप वोट दे सकते हो। टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट सिटीजन नेम मस्ट बी इन दी वोटर लिस्ट। तो आप गए 18 के हो गए थे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपने बोला कि मेरा नाम अजय है, ये सब सारी डिटेल है मेरी, ये सब सारी चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन इसको चेक करेगा, बोलेगा इसका एक आईडी बनाओ, ये बंदे के फेस के साथ एक आईडी बना दो, और ये वोटर आईडी बन गई, अब आप वोट दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ऐसे, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हमारे इलेक्शन कमीशन, देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल मतलब जो 18 से ऊपर है। दूसरा ये कि उन्होंने लिस्ट में नाम डलवाया था, करेक्ट नाम डलवाया था, डबल डबल नाम वाले नहीं, तो एलिजिबल लोगों का नाम लाओ। टू अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट, अपडेट करना क्या होता है, कुछ नए लोग आते हैं हर साल, उनका नाम उसमें वोटर लिस्ट में डालना, और कुछ लोग डेथ हो जाती तो उनका नाम निकालना, कुछ लोग भारत से बाहर चले गए तो उनका नाम निकालना, ऐसे करके वोटर लिस्ट बनाई जाती है। तो उसको अपडेट करना, समझिए अपडेट करना। टू इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स, तो वही अपडेट में आ गया। अब देखो ये गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेगा ना तब डालना, फंक्शन वाला पॉइंट पीछे वाला, ये याद कराने वाली चीजें, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। द इलेक्शन कमीशन हैज अथॉरिटी टू इशू दी आइडेंटिटी कार्ड्स टू वोटर्स, तो देखो ये कार्ड कौन बनाता है, आप लोग अगली बार से आंसर दोगे, जिसमें आप लोग घर में मम्मी पापा के पास ये सारी चीजें होंगी, तो आपसे अगली बार से आपको मम्मी पापा पूछेंगे कौन बनाता है, तो आप लोग बोलोगे, सब लोग घर वाले बोलते हैं गवर्नमेंट बनाती है। अरे वो बात तो सही है, लेकिन अब आप लोग एग्जैक्ट आंसर दोगे कि इलेक्शन कमीशन बनाती है पापा अंडर आर्टिकल 324, ऑटोनॉमस बॉडी। डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन। टू कंडक्ट द इलेक्शन इज इंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये पहले ही पढ़ चुके हम लोग। इलेक्शन कमीशन डिसाइड, देखो क्या क्या, व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शन, तो पहला स्टार्ट कब कौन से दिन से होगा, इन हाउ मेनी स्टेजेस द इलेक्शन इन एवरी स्टेट, तो देखो यूपी जैसे स्टेट बड़े हैं तो उनको ना पार्ट्स में बांट देते हैं, ऐसे देखो पार्ट्स में ऐसे बांट दिया जाता है कि पहला फेज यहाँ से होगा, तो देखो फेज 1 फरवरी 11 को होगा, फेज 2 3 दिन बाद होगा, फिर फेज 3 3 दिन, मतलब ये 2 दिन हम लोग बोले 4 दिन के गैप पे हो रहा है, देखो तो ऐसे फेसेस, तो 7 फेसेस में बड़े स्टेट्स का कंडक्ट किया था, तो कितने फेस होंगे, कौन सा डेट होगा, और पहला कौन से दिन से स्टार्ट होगा, तो ये डिसाइड करता है।
स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट, तो स्क्रूटिनी करना, इनकी क्रॉस चेक करना। देखो आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर हो गया डेट कि 11 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट्स देयर कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये लोग अपने अपने मेंबर चुन लेते हैं कि यहाँ वाले, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि मुंबई की सीट से, मुंबई नॉर्थ वाली सीट से हमारा ये कैंडिडेट उठा है, ऐसे ही मुंबई की सेम सीट से नॉर्थ वाली से बीजेपी अपना कैंडिडेट उठाएगा, ऐसे फिर समझो आप पार्टी अपना सेम मुंबई नॉर्थ के लिए अपना उठाएगा। अब लोग इन्हीं में से किसी को वोट करेंगे, जो उनका फेवरेट होगा उसको वो लोग वोट करेंगे। लेकिन सम कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब समझो किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद ही नहीं है, बीजेपी या आप कांग्रेस, उनको उसके झमेले में पड़ना ही नहीं है, तो क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? दोस्तों आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेहद खुशी का न्यूज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आप अकेले अपने दम पे लड़ सकते हो। आपको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते। आपको जाके आप भी सेम मुंबई नॉर्थ के लिए खड़ा होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट मेंबर खड़े हो जाओ। समझ गए? तो ये सब सारी चीजें होती हैं। कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, दोनों, तो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं या तो इंडिपेंडेंट है, हैव टू फिल द एप्लीकेशन। देखो डेट डिसाइड हो गया ना, बताया ना, उसके बाद तो इनको ये फॉर्म भरना होता है, ये सब फॉर्म भरना होता है, अपनी प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है, बीवी क्या करती है, बच्चे क्या करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट में था, और इन कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, कौन से जोन से लड़ना चाहते हैं, ऐसा कुल इन्फॉर्मेशन इनको भरना होता है। जैसे आप लोग कॉलेज में आपने बोर्ड के फॉर्म में भरते हो, वैसा इनको भरना पड़ता है। The election commission scrutinizes the application and allows the eligible contestants to contest the election. Eligible मतलब क्या? अब ऐसे तो नहीं है कि मतलब पाकिस्तान का कोई बंदा आके भर दिया था तो वो एलिजिबल तो नहीं है। दूसरा, अंडर 18 वाला भी खड़ा हो गया तो इसको हटाओ भैया। तीसरा, इसके ऊपर केसेस है, रेप केसेस, तो इनको हटाओ। तो ऐसे छांटता है, तो इसको बोलना स्क्रूटनी। गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो कैसे रिकॉग्निशन, मैंने बताया था ना कि बिलियन पार्टी बनानी है तो उनको रिकॉग्नाइज करवाना है, तो उनके देखेंगे स्टाफ कितने रियल में ग्राउंड पे एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर इनका रिलीजन से कोई लेना देना तो नहीं है। मतलब मैंने बोल दिया बिलियन हिंदू पार्टी, बिलियन मुस्लिम पार्टी, बिलियन क्रिश्चियन पार्टी, तो बोलेंगे भाई रिलीजन के नाम पे हमारे यहाँ पे पार्टी नहीं रखी जाती, तो आप लोगों को कुछ गलत है, तो उसको बोलना कि जाओ करेक्ट करके लाओ। तो ये सब स्क्रूटनाइज करता है नई नई पार्टीज को भी, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जैसे चाइना में क्या होता है, ये क्यों बोला, चाइना में गाइस सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी वहां पे है सिर्फ, लेकिन इंडिया में मल्टीपल पार्टी, जैसे झाड़ू आपका है, ये मायावती बसपा का है, ठीक है, साइकिल सपा का है, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ऐसे टूलिस और ऐसे सबके बहुत सारे लोग हैं। तो मल्टी पार्टी, कोई भी जीत सकता है, कोई भी इलेक्शन वो कर सकता है, लड़ सकता है। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, जैसे आप पार्टी, मनसे फॉर्म, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो ये लोग कॉन्टेस्ट करते हैं, ये लोग भी अपने मुद्दे रखते हैं और उसके बाद इलेक्शन में जीतते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा था, कैसा उनका बोलते हैं ना वोट मांगने के तरीके थे, या तो उनका क्या प्रोस्पेक्टस था, क्या पब्लिक को देना चाहते हैं, दोनों के दोनों, जो भी जितने नई पार्टी वो जीतते या हारते हैं। स्प्लिट इन दी पार्टीज, तो क्या हुआ समझो, यहाँ पे देखो, कोई ओरिजिनल पार्टी थी, ये तो हमने ऊपर वाले आप और मन से बोला कि नई पार्टी, अगर कोई पार्टी थी जो स्प्लिट हो गई, दो बढ़ गई, तो ऐसे लोगों को भी रिकॉग्नाइज करना। तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये लोग अलग होके मार्क्सिस्ट बनाए अपना। तो ये भाई देखो, ये भी जेन्युइन बंदे हैं, इसके अंदर भी कुछ लोग हैं जो जिनको पब्लिक का सपोर्ट है, और जिनका भी स्टाफ है, जिनके पास लोगों का सपोर्ट है, प्लस इनके पास पैसा है, तो ऐसे सारी फिर जगह है, तो इनको अलग से एक पार्टी भी रिकॉग्नाइज करना। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन। तो आपके इंडिया में जो भी अगर पॉलिटिकल पार्टी बता के खुद को घूम रहे हैं, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी तभी करें डिसाइड, हम लोग बोलेंगे जब वो इलेक्शन कमीशन से सर्टिफाई होकर आ गया और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जी हाँ बिलियन पार्टी रियल में है, तो उसको बोलेंगे, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पार्टी है ये। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज अ राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन के नाम पे पूरा दंगा भाषण करवा दिया, लड़ाई करवा दिया, और यूनिटी को देश के तोड़ दिया, और मतलब बोलते हैं ना बॉम्ब भी गिर गए, ऐसे कुछ, या तो फिर कुछ हो गया, तो ऐसे लोगों की पार्टी को
बाहर भी करना, कि बोलना कि ये पार्टी आज से एग्जिस्ट नहीं होती है। तो ये चीज भी किसको पावर दी गई है, हमारे अगेन इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल। तो देखो, पहला तो रिकॉग्नाइज करना और दूसरा डी रिकॉग्नाइज करना, मतलब निकालना। अब पॉलिटिकल क्या होता है, सिंबल्स भी देना। समझो किसी पार्टी का सिंबल नहीं है तो वो क्या बोलेंगे कि आप इलेक्शन कमीशन कोई दे दो, तो इलेक्शन कमीशन कुछ चुन के दे देता है उनको। या तो अगर बिलियन पार्टी को लगता है, हमारी जो बिलियन एजुकेशन की लगता है कि हमारे पास खुद का एक सिंबल है, तो हम लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन जो हमारा बिलियन का खुद का सिंबल है, तो आप प्लीज इसे हमारा साइन बनाओ। तो वो क्या बोलेगा, लेट मी चेक कि ये जो साइन है ऑलरेडी किसी के पास तो दिया तो नहीं है। जैसे कि मैं समझो कमल लेके चला गया, सेम जो हमारा बीजेपी का कमल था ऐसा ही लेके चला गया, तो वो क्या बोलेगा, क्योंकि क्या होगा, दो दो कमल, तो आप लोग तो ओरिजिनल जो बड़ी पार्टी उसको आप लोग थोड़ा धोखा दे रहे हो, आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि ये बीजेपी वाला है, तो सेम सिंबल नहीं देंगे आपको, कुछ और लाओ या तो हमसे बोलो तो हम कुछ आपको सिंबल दे देंगे। तो पहला रिकॉग्नाइज करना, दूसरा डी रिकॉग्नाइज करना, और तीसरा सिंबल भी अलॉट करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये आपका है तो ये कोई और नहीं लेगा आप। टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन, तो वही बोला कि धांधली हुई है तो भैया ये सबको डिस्प्यूट को भी सॉल्व करता है। अकॉर्डिंगली डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिस्क्वालिफाइड, तो मतलब कोई कैंडिडेट वही से फिर दंगा करवा दिया, रिलीजन के नाम पे करवा दिया, कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स कर दिया, औरतों और बड़े बच्चों को ऐसे कुछ बोल दिया और गलत चीज़ों से वोट जीता है, तो ऐसे मेंबर को बोलना चल भाई तू निकल, पहली फुर्सत में निकलो, तुम्हारा कैंडिडेचर कैंसिल, तुम इलेक्शन भले जीत गए हो, चाहे हारे हो चाहे नहीं लड़े हो, अगर हमको कोई भी गलती मिली तुमको हटा देंगे। इलेक्शन जीतने के बाद भी हटा सकते हो दोस्तों, नो डाउट, लेकिन पहले उसका इंक्वायरी होती है, फिर हाई कोर्ट के डिसीजन आते हैं, फिर हाई कोर्ट के डिसीजन को प्रेसिडेंट तक लेके जाता है, और प्रेसिडेंट जब एक बार बोलता है कि निकाल दो इस चीज़ को, तब वो लोग निकाल देते हैं। तो ऐसा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन किसी को भी कैंडिडेट को हटा सकता है, निकाल सकता है कि भाई आप वो सीट से हार गए, हार क्या गए, निकाल दिए गए, आप नहीं लड़ोगे। और कंडक्ट री इलेक्शन इन पर्टिकुलर रिकॉन्स्टिट्यूंसी, तो समझो यहाँ पे कुछ धांधली हुई थी, यहाँ पे कुछ धांधली हुई थी, तो इस इलेक्शन को क्या बोल दिया कि रिग्ड इलेक्शन था। कैसा था, रिग्ड इलेक्शन था, तो हम लोग यहाँ पे वापस से इलेक्शन कराएंगे, भले पूरे देश में हो चुका है, तो एक सीट पे वापस से इलेक्शन पर्टिकुलर डेट को किया जाएगा, ये भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन। और ये सब किसके, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये श्याम शरण नेगी कौन थे, ये हिमाचल प्रदेश से फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया था। इन्होंने पहली बार अपना वोट कब डाला था, 25 अक्टूबर 1915, आजाद भारत का ये पहले इंसान थे जिन्होंने वोट डाला था। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, चैलेंज इन कंडक्टिंग द इलेक्शन इन फ्री एंड फेयर मैनर, क्या क्या चैलेंज है ये सब देखते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या होता है, देखो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो भारत को पूरे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटना। फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट, अब ये सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन कौन वोटर आते हैं उनके नाम करवा देना, भले वोट दे चाहे न दे, जितने लाख 1.5 लाख वोटर्स हैं सबके नाम रिकॉग्नाइज करना कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोट डालता है। नहीं तो ऐसा क्या होगा मालूम, समझे, ये वाले लोग जाके हर जगह वोट डाल के आएंगे और पर्टिकुलर इंसान को ही जिता के आएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। समझो ये लोग का फेवरेट सपोर्ट है, ये लोग कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इनका अगर नाम यहाँ वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है दोस्तों, जगह, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये पीछे की स्लाइड में था ना, ये देखो, ऐसे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटता है, ऐसे जगहों में बांट देता है कि देखो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो समझो मेरा नाम अजय का, अजय यादव का नाम इधर आ गया है, और मेरा मेरा है मेरे बारे में, तो मैं सिर्फ यहीं वोट डालूंगा, इसके बाद मैं जाके इधर नहीं वोट डाल सकता, हिंगोली में भी जाके शाम को डाल दूं, फिर 2 बजे जाके यहाँ डाल दूं, तो मैं क्या होऊंगा भाई, अपने फेवरेट पार्टी को जिता रहा हूँ, तो मेरा नाम जिधर है तो वो लिस्ट को फाइनलाइज कर देगा हमारा कौन, इलेक्शन कमीशन। फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स या नॉमिनेशन फॉर्म्स, तो उनको जो उनको पीरियड दिया जाता है कि इतने दिन में फॉर्म भरो, फिर उनको क्रॉस चेक करेंगे। इलेक्शन का कैंपेन, तो क्या होता है, फिर ना ये सब फॉर्म भर दिया तो अगला 10-15 दिन का क्या बोलेंगे, आपको खुली छूट दी जा रही है, जो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग अपने बारे में बताते जाओ पब्लिक को। पर इलेक्शन कमीशन भी कुछ फ्री का उनको देती है, जैसे कि उनको फ्री का टाइम देगी कि आप इतने टाइम के लिए मीडिया में जा सकते हो, आज तक पे जाओगे तो आपको भले रहेगा, खर्चा हम देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ये भी करती है, लेकिन एकदम बरोबर कर, नेशनल पार्टीज के लिए करती है सिर्फ इलेक्शन कमीशन। इवन कुछ कुछ नेशनल पार्टीज को ना, क्या सभी नेशनल पार्टीज को जगह भी देती है कि आप यहाँ पे अपना ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्टी, अब नेशनल पार्टी होने के लिए कंडीशन होती है कि आपको इतने वोट मिलने चाहिए। सो
क्या बोलती है, जाओ अपने बारे में फैलाओ, लोगों को बताओ कि आप क्या आने के बाद, पावर में आने के बाद आप क्या करोगे, क्या आपके एम्बिशंस हैं, आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज लाओगे, ये सब बताओ उनको। ठीक है, तो ऐसा कैंपेन करने का स्टार्ट कर देते हैं, अगले 15-20 जितना भी दिन बोले इलेक्शन कमीशन स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। नेक्स्ट, एक्चुअल वोटिंग डे आ गया, फैसले के दिन आ गया, मतलब फैसले का दिन नहीं है, वोटिंग डालने का दिन आ गया। तो इसके बीच में कैंपेन कर लिया, अब कैंपेन बंद, अब सिर्फ वोटिंग होगी। काउंटिंग ऑफ वोट्स, तो वोटिंग हो गए तो एक दिन डिसाइड किया गया कि वहां पे हम लोग काउंट करेंगे वोट्स को, और वही सब आप लोग टीवी चैनल पे देखते हो कि बीजेपी का जो उम्मीदवार वो इतने पदों से या इतने वोटों से आगे या पीछे है, ये सब आप लोग टीवी पे देखते हो। रिजल्ट ऑफ इलेक्शन की, यहाँ पे ये कैंडिडेट जीत चुका है और ये पार्टी पूरे इंडिया में जीत चुकी है। और लास्ट रिजोल्यूशन, अब इसके बाद ये क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे ईवीएम में घोटाला है, वीवीपैट मशीन हमारी थी और हमारे यहाँ से चोरी किया गया, हमारे यहाँ पे वोटरों को मारा गया, तो ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करना, और ये 8 काम होते हैं। चलो, रिस्ट्रक्चरिंग दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब समझो, पहले इतना बड़ा था, तो अगर इसको 2 पार्ट में बांटना है किसी जगह को, तो बांट दो भाई, या फिर इसी को सिंगल ही रखना है, पहले इतू सा था अब थोड़ा बड़ा करना है, तो एक ये तरीका हो गया। और या तो 2 को मिला के एक बनाना है, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर करना। कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो जगह है तो उनको कुछ चेंजेस लाने उसमें, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये कौन करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543, मतलब इंडिया में ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 543 हैं। इनमें से एक बंदा ही जीत के आता है, खड़े होने को 10, 15, 20 कैंडिडेट खड़े हैं, एक बंदा विनर रहता है। और ऐसे इंडिया में कितने विनर आते हैं, 543 विनर्स आते हैं लोग हमारे लोकसभा में। हाउ आर दीज मेंबर्स इलेक्टेड, कैसे इलेक्ट होते हैं, देखो एवरी मेंबर रिप्रेजेंट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो ये वाला एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां से एक विनर आया, ऐसे ही छोटे 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 करके ऐसे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, हर जगह से एक एक मेंबर आता है। ठीक है, इट मीन्स देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उनमें से एक विनर था और 543 मेंबर हो गए। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। कितना बड़ा होगा, कितना नया होगा, कितना बाउंड्री होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना आता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, और ये इसी के अंदर एक सब डिपार्टमेंट, लेकिन ये भी इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी की नहीं चलती। इसको छोटा बड़ा करना ये किसी भी मिनिस्टर के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, इसकी मर्जी का, लग रहा है देश के हिसाब में ठीक है तो उसको बड़ा छोटा करेगा वो जगह को। डिलिमिटेशन कमीशन डज नॉट फॉल अंडर एनी प्रेशर वाइल रीस्ट्रक्चरिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि समझो ये जगह है, देखो ये जगह है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, कोई मिनिस्टर बोलता है देख मैं ये गांव को बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मेरे थोड़े वोटर यहाँ पे हैं, अगर तू ये एरिया को बढ़ा के ये भी ले लेगा ना तो मेरे ये वोटर्स भी बढ़ जाएंगे, मैं तेरे को 100 करोड़ रुपया देता हूँ भाई लोग, मेरे को ये सिर्फ ये एरिया दे दे। तो ऐसा प्रेशर नहीं चलता उसके ऊपर, वो अपने मन से करेगा, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, वो एरिया लेना है कि नहीं, वो डिलिमिटेशन कमीशन के लोग डिसाइड करेंगे। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, देखो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है दोस्तों, एक मॉरल ड्यूटी होती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको भी, कि जब कैंपेन हो रहा है, जब इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर चालू है दोस्तों, उस दौरान वोटर्स को कैसा बिहेव करना है, जो कैंडिडेट है उनको कैसे बिहेव करना है, गवर्नमेंट को कैसे करना है। ये नहीं है कि आप सब लोग रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं तो भाई वो कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ऐसे रूल्स लिखेंगे कि आप लोग ये नहीं कर सकते। जैसे फ्री भी बांटना, आप बोल देना कि अगर जो मुझे वोट देगा उसके हर घर में मैं एक चांदी का सिक्का दूंगा, आप खरीद रहे हो वोट को, फिर ये अलाउड नहीं है। तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये इसके हिसाब से आपका कैंडिडेट है, जब पार्टी का नाम हटाया जा सकता है, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के पहले भी, जब चाहे तब इलेक्शन कमीशन कर सकती है। दूसरा, आप लोग बोल रहे हो कि हर घर में दारू मुर्गी 2000 रुपया बांटेंगे, अगेन वोट खरीद रहे हो, कैंसर। गाली दे दिया आपने स्टेज पे, दिक्कत आ गई। आपने बोला कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग मुझे वोट दे दें, अगेन गलती कर दी, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मान सकते। आप बोलोगे कि कोई रिलीजन के लोग ही मुझे वोट दे दो, रिलीजन के नाम पे वोट मांगेगा, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में रूल में अलाउड नहीं है। तो ऐसे रूल्स को हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, और ये फॉलो कौन करता है, गवर्नमेंट, लोग, कैंडिडेट। क्या होता है, गवर्नमेंट कभी कभी अगर प्रेशर दिखा दे, मालूम पड़ा दूसरे वाले कैंडिडेट को मरवा दिया, पुलिस में डलवा के उसको जेल में डाल दिया, जब कैंपेन का पीरियड था, ये तो डोमिनेंस ही दिखा दी ना गवर्नमेंट ने, तो ये भी अलाउड नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट में गवर्नमेंट को डोमिनेंस नहीं दिखाना होता है।
और कोड ऑफ कंडक्ट में एक चीज़ बता दो, समझो जो डेट आ गया 11 फरवरी को हमारा इलेक्शन होना है, तो उसके 20 दिन पहले मैं गिनता हूँ कि 21 जनवरी से अलाउ किया था कि आप लोग अपना अपना प्रमोशन कर सकते हो, कैंपेन शुरू कर सकते हो। अब उस 20 दिन के दौरान ना गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम नहीं ला सकती। जी हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट में बोला है, क्योंकि क्या करेंगे, मालूम पड़ा गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत बड़े-बड़े स्कीम अनाउंस कर दी, कि गवर्नमेंट पावर में थी ना, कि हम आसाम में ये कर देंगे, हम वेस्ट बंगाल में ये ला देंगे, अभी हम आपको 40,000 करोड़ रुपए का देते हैं प्रोजेक्ट, कर लीजिए। तो पब्लिक को क्या होगा, फेवर होगा ना कि अरे यार ये पार्टी फेवर कर रही है हम लोग को। तो गवर्नमेंट नई स्कीम नहीं लगा सकती कोई भी हो कैंपेन के पीरियड में, गवर्नमेंट पुरानी स्कीम को कंटिन्यू कर सकती। ये सब सोचो, ऐसे पूरे रूल बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये किस लिए, टू इंश्योर free and fair elections in India, the election commission has adopted several measures. बहुत सारे इसने रूल्स बनाए। The code of conduct is one of the measure adopted by the election. तो one of the तरीका, in last few decades election commission has used all its power to control malpractices the election. तो ये बहुत बेचारा बहुत दिनों से one of the best body है UPSC, इलेक्शन कमीशन, CAG, CAG, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन पे भरोसा किया जाता है। ये लोग भले थोड़े मोड़े धांधले होते हैं, लेकिन ये लोग कोशिश पूरी करते हैं कि ना हो। द कोड ऑफ कंडक्ट एक्सप्लेन्स द रूल्स दैट टू बी फॉलोड। कौन कौन फॉलो करने चाहिए, गवर्नमेंट को फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है, वोटर्स को भी फॉलो करना है, बिफोर इलेक्शन एंड ड्यूरिंग इलेक्शन, तो इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के फेस में भी ये सब फॉलो करना है। इवन द गवर्नमेंट है कैन नॉट वायलेट दीज रूल, तो मैंने बताया ना गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत सीरियस लिया जाता है, तो ये सब लोग इसको बहुत सीरियस लेते हैं। तो जो वोटर्स हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ तो ये लोग नहीं करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है इलेक्शन में। चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखो क्या क्या है। वी टेक इनटू अकाउंट द साइज ऑफ द कंट्री, इंडिया में कितना बड़ा है, आप लोग मैप पे ऐसे देखते हो, लेकिन रियल में इंडिया बहुत बड़ा है कंट्री, एंड द नंबर ऑफ वोटर्स। कंडक्टिंग इलेक्शन बिकम्स ट्रूली अ चैलेंजिंग टास्क। श्रीलंका होता तो भाई थोड़े दिन में निपट जाते, हमारे इलेक्शन में कम से कम 30 से 40,000 करोड़ लगता है भाई, ये जेन्युइन पैसा लग जाता है हमारे एक इलेक्शन कराने में, 30,000 करोड़ तक। और ये मैं पॉलिटिकल पार्टी से खर्चा नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का खर्चा कितना हो जाता है एक इलेक्शन कराने में। सोचो, एक तो बड़ा एरिया और इतने नंबर ऑफ वोटर्स भी हमारे पास। द इलेक्शन कमीशन हैज टू वर्क इन अकॉर्डिंग विद द लॉ व्हाइल डीलिंग विद द चैलेंजेस। तो उसको लॉ के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्राइम लॉ है, ऐसा भी नहीं कर देना कि वो शेर है शमशीर महान है, ऐसी चीज कर दे जो भाई, मतलब किसी ने क्या किया था, सिर्फ रैली के दौरान बोला था, किसी को डांट दिया कि ए चढ़ जाएगा क्या गाड़ी पे, मर जाएंगे सब लोग, उसी के ऊपर उसको बोला कि तुमने ऐसे कैसे वोटर से बोल दिया, अच्छा कैसे कैसे तुम्हारा कैंडिडेट कैंसिल कर दिया, तुमको कैंडिडेट तुम्हारा कैंसिल हो गया, तुम चलो जेल में। अरे ये तो कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं था नहीं, रूल में नहीं था, लॉ में था, बंदे ने सिर्फ थोड़ा सा ऐसा बोल दिया था। बात समझ रहे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता, लॉ के अंडर रह के सबको काम करना है, इवन इलेक्शन कमीशन को दोस्तों। सम ऑफ द चैलेंजेस आर मेंशन बिलो, देखो क्या क्या चैलेंज है। मिसयूज ऑफ मनी इलेक्शन में होता है, देखो ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हो। द इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक सेवरल मेजर टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी, मैं सब बताया कैसे मिसयूज होता है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्योंकि क्या होता है क्रिमिनल बैकग्राउंड तो उसको लोग रॉकी भाई समझते हैं, गुंडा है तो भाई उसको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, और एरिया में दबदबा रहता है, जो उसको वोट नहीं डालेगा उसको कटवा देगा, मरवा देगा, उसको जेल के पीछे करवा देगा, तो लोग डर के भी वोट देते हैं, लोग ऐसा समझते हैं कि ये शहंशाह इसको ही वोट देते हैं, तो ऐसे गलत लोग को भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर देती है, लेकिन कौन रोकना चाहेगा इसको, इलेक्शन कमीशन। This result not only in criminalization of politics, but election commission also faces problem in ensuring that elections are conducted in free environment. Free environment मतलब क्या था, यहाँ पे लोगों को तो डर है कि उनको इस साथ खराब कर दिया जाएगा, तो हमने पढ़ा था ना फ्री फेयर एंड रिलायबल इलेक्शन होना चाहिए। ये फ्री इन्वायरमेंट में कि कोई भी क्रिमिनल इन्वायरमेंट ना हो, वो उसके दिक्कत आ जाती है अगर ऐसे लोग आ जाते हैं, और इसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि अगर ऐसे लोग जीत जाते हैं और यही पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये कोई लॉ पास करने देंगे जो जिसकी वजह से इनका नुकसान होता हो। समझो ये लोग बोलेंगे कि आज से 5 साल पहले, समझो ये सिलेक्ट हो गया तो बोले आज से 5 साल पहले जिसने भी मर्डर केस किया था उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ सबूत है। क्यों करेगा ये बंदा, क्योंकि ये खुद फंस जाएगा ना, तो ऐसे लॉ लाएगा ही नहीं है। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से क्या हो गया, दिक्कत हो जाती है कि डेटरेंस लॉ का डर ये लोग नहीं कर पाते, और ये लोग नई पॉलिसी भी नहीं लाते ऐसे, क्योंकि खुद फंस जाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है। साफ सुथरे लोगों का आना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में।
अंदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन, मतलब देखियो ना दंगा प्रसाद कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। देख रहे हो, ये सच बता रहा है बुक कि ये सब बढ़ गया है, वायलेंस बढ़ गया, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। ऑल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी शुड हेल्प इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस। तो ये रिक्वेस्ट करता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये ना हो। एंड टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स। ये तो सबसे बड़ा है, बोलते हैं ना भाई भतीजावाद होता है। तो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी का नाम आगे, अपने ब्लड के लाइन का नाम आगे रखने के लिए ये लोग अपने रिलेटिव्स को वोट ये दे देते हैं सीट्स। और वो समझो कि कोई पार्टी से है तो पार्टी के नाम पे भी लोग वोट डालते हैं ना, तो वो चाहता है कि वो पार्टी वाले उसको टिकट दें 1 करोड़ रुपया बोल लगेंगे कि हम पार्टी को 1 करोड़ देंगे, 2 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, सिर्फ वो टिकट पाने के लिए। तो वो पार्टी के नाम पे उसको वोट मिलेगा, तो लोग अपने रिलेटिव को दिलवाना चाहते हैं। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन द पॉलिटिक्स। एक ही फैमिली के मेंबर्स पीएम 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 बनते हैं। और आप लोग जानते हैं कि ऐसी कौन सी फैमिली है भारत में? डू यू नो अगेन, एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट वाज अ चैलेंजिंग टास्क। क्योंकि भाई देखो उस टाइम पे पैसा भी नहीं था। एक सेकंड में पानी पी लूं दोस्तों, लेट मी हैव ग्लास ऑफ, अरे लिटिल बिट ऑफ वाटर। भारत जस्ट आजाद हुआ था, हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे, फिर भी इलेक्शन करवाना, वोटर लोग का लिस्ट पहले बनवाना, ये बहुत बड़ा टास्क था। As many people were living illiterate, the special procedure of voting was used during the election. आज देखो, आज आपको साइन दिखता है, बटन दिखता है, नाम दिखता है ना, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको कैसे बताएं हम लोग कि भैया ये इलेक्शन में आपके ये कैंडिडेट उठे हैं। समझो मैं, वो लोग सपोर्ट करना चाहते थे विजय को, अब विजय का साइन क्या है, विजय का नाम क्या है, विजय का नंबर कौन सा है, कुछ नहीं समझा वो लोग को, तो कैसे करेंगे? तो देखिए 20 लाख स्टील बॉक्सेस वेर मेड फॉर वोटिंग पर्पज। ऐसे स्टील के 20 लाख बॉक्स बनाए गए थे। इलेक्शन सिंबल्स वेर स्टक ऑन द बॉक्सेस, तो ऐसे इलेक्शन सिंबल्स लगा दिए थे। एंड द वोटर्स वेर गिवन द ब्लैंक बैलेट पेपर विच दे वेर सपोज टू ड्रॉप इन द बॉक्स हैविंग द इलेक्शन सिंबल्स ऑफ पार्टी दे वांटेड टू वोट फॉर। दिस सिस्टम इंश्योर्ड दैट इवन इलिटरेट पीपल कुड वोट। तो क्या हुआ था देखो, दिखाता हूँ, देखो समझो, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पे देखो साइन लगाए गए, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ऐसे। तो उनका समझो जो उनका विजय था वो ये पार्टी का मेंबर था, तो खाली पेपर था उसमें डाल दो, तो वो जाके आगे वो जो खाली पेपर था वो गिनेंगे। अब नो डाउट आप लोग समझ चुके। अगर समझो किसी को पता चल गया कि जो एक पर्टिकुलर बॉक्स में सादे पेपर बहुत ज़्यादा डाले गए हैं, खाली पेपर, तो क्या करेंगे, बॉक्स को उठा के जला देंगे। समझ गए? और या तो खाली पेपर ही था ना, तो जिस पार्टी को वो लोग जिताना चाहेंगे उसके खाली जो उसमें भले लोगों ने पेपर ना डाला रहे, खुद से पेपर डाल देंगे। तो ऐसा दिक्कत हो रहा था। तो देखो आज का सिस्टम बहुत अच्छा हो गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, अब ऐसी धांधली नहीं की जा सकती। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस देख लेते हैं। इलेक्शन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, हर साल होते हैं, 5 साल में होते हैं। मतलब द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी अगेन डिपेंड्स ऑन इलेक्शन पे, क्योंकि उसी से चेंज आएगा। इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इंप्रूव। हर बार, हर 5 साल में, हर जितनी बार भी इलेक्शन होता है, अगर उसमें नई नई चीज़ आती है तभी होता है, क्योंकि लोग क्या रहते हैं, हम ह्यूमन है, हर चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए और इंप्रूव होता रहना चाहिए। सम ऑफ द सजेस्टेड बिलो, सम रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड, क्या क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन पॉलिटिक्स। तो आप लोगों को पता है कि वुमेन सिर्फ जो हमारी एमपी जीती हैं वो 16 से 20% ही हैं, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। 50% जो रहता है अपना कैंडिडेट, क्योंकि वुमेन 50% पॉपुलेशन की है हमारी, तो पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपनी सीट्स हैं वो 50% वुमेन में ही बांटनी चाहिए, भले वो बाद में जीते चाहे हारे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को 50% अपना देना चाहिए। लेकिन अगेन आप लोग जानते हो कि ऐसा होता नहीं है इंडिया में। ट्राई टू इंश्योर दैट दे गेट इलेक्टेड। ट्राई टू इंश्योर मतलब क्या करने का, उनको स्पीच देने के तरीके सिखाते चाहिए, उनका एक्सपोजर बनाना चाहिए, उनके लाइफ की स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताना चाहिए, कुछ ना कुछ तरीके करके मेक श्योर करें कि अगर अच्छी कैंडिडेट है तो उसको कैसे जिताया जाए। तो 3 चीज़ें, एक तो पहला क्या है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। दूसरा, एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान देना, हर पॉलिटिकल पार्टी को 50% हमारा जो कैंडिडेट्स जाएगा सीट का वो जाएगा वुमेन के लिए। और थर्ड, अगर वो नहीं भी कुछ उसमें कमियाँ तो उसे सुधारो और उसको अच्छा बनाओ, अगर वो दिल से अच्छी हैं।
पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेट टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो ऐसे लोगों को तो हम लोग फिर से बोल रहे हैं रिफॉर्म्स होना चाहिए कि उनको नहीं देना चाहिए सीट। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो अगर उसको सजा मिल गई तो सीधा बोलना चाहिए अब आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग जो रहते हैं अपने घर में से पैसा, अपना जमीन बेच के, अपना क्या क्या बेच के पैसा सब लोग यहाँ पे लगाते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हर एक जो इलेक्शन लड़ता है कितना पैसा खर्चा करता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि आज से जो भी पैसा गवर्नमेंट दे रही है उसने में ही आप लोग को जो भी हो प्रमोशन करना है। इसके अलावा 1 रुपया भी अगर बाहर देखा गया तो आप लोग का सब कैंडिडेचर कैंसिल करना चाहिए और पूरा एक्सपेंस किसको देखना चाहिए, गवर्नमेंट को, जितना भी हो रहा है। ठीक है, to ensure that parties will not make misuse of money and mismanagement of money during the election। मिसयूज मतलब क्या होता है कि लोगों के घर में मुर्गी दारू बेच दिया। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि बड़ा सा स्टेज शो और रैली करने में ही पैसा खर्चा कर दिया और अपनी पूरा जो गरीब जनता है उनके तक अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो उनकी प्रैक्टिसेस है, जो उनके जो एम्स एम्बिशंस है, उनका जो स्लोगन से पहुंचा ही नहीं पाए। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ब्लैक मनी को अवॉइड नहीं करना चाहिए ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड सो दैट कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी ये सब हमने बोला कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब फॉलो होने चाहिए। अगर नहीं फॉलो हुआ तो कौन से लॉ में लिखा गया है कि ये आपको सजा देंगे, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये एक्ट है, ये कानून है, इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन सजा दिलवाता है उनको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात नहीं किया गया, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में इसमें बात किया गया है। जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन। तो देखो हम लोग कहाँ थे पहले, बैलेट बॉक्स मतलब खाली पेपर डाल रहे थे। आज हमारे पास जो है ये हम लोग देखो बैलेट बॉक्स मतलब खाली डब्बे में डाल रहे थे और आज हम लोग ईवीएम मशीन्स तक आ गए 1990s में। और इसके अलावा तो अभी नई चीज़ डाल दी गई है वीवीपैट, कि अगर आप यहाँ पे दबा रहे हो, समझो यहाँ पे आप कांग्रेस के लिए दबा रहे हो तो एक मशीन रहेगी, उसके अंदर कांग्रेस का पर्चा ही नीचे जाते हुए दिखेगा। तो आप ये भी काउंट करते हो और ये पर्चों को भी काउंट करते हो, दोनों में बैलेंस रहेगा, तभी आप मानते हो कि सत्य है। मैनी थिंग्स कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन। देखो बहुत सारी चीज़ें, if the voter do not want to vote for any candidate, they can directly choose an option called none of the above, that is nota। अगर उसको कोई नहीं पसंद है, उसको लग रहा है कि सब बेकार हैं, तो वो नोटा पे बटन दबा दे, नन ऑफ द अबव पे जो लास्ट ऑप्शन रहता है इस पे दबा दे। और डे बाय डे भाई ये नंबर बढ़ती जा रहा है, लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दिस ऑप्शन कैन बी गिवन ओनली बिकॉज ऑफ वोटिंग मशीन। पहले कैसे देंगे, पहले मतलब कर ही नहीं सकते, नन ऑफ द अबव वाला क्या ऑप्शन था, ऐसा था भी नहीं ना, समझ रहे हो, खाली डब्बा रख नहीं सकते थे, अभी तो ऑप्शन आ गया है ना। इट हैज़ बिकम ईजी फॉर डिसेबल्ड पीपल, दिव्यांग टू वोट। अब वो लोग भी वोट डाल सकते, देखो इनके हाथ नहीं है फिर भी ये दे पा रहे हैं, और उनके ऊपर मतलब हेल्प करने के लिए भी रहती है, प्लस आपको जब जाने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं आप लोगों को बहुत सारी, बस रिक्शा ऐसी सारी चीज़ें, तो दिव्यांग दैट इज स्पेशली एबल्ड लोग भी दे सकते हैं। इट रिड्यूस द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर पेपर एंड देयर बाय हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो पहले पेपर डालते थे ऐसे, अब क्या कर रहे हैं, पेपर को हटा दिया है, अब वो लोग क्या कर सकते हैं सीधा ईवीएम मशीन में। तो पेपर किससे बनता है, ट्री से, तो ट्री के कट को बचा दिया। इट ऑल्सो बीन पॉसिबल टू हैव अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। पहले एक एक पेज बैठ के गिनते थे तो कई दिन निकल जाते थे, अभी तो एक बटन दबाया तो सीधा बीजेपी का कितना है, सीधा कांग्रेस का कितना है, सब दिख जाता है। तो एक साथ सीधा हम लोग एक बटन के उस पर कर सकते हैं, तो प्रोसेस इजी हो गया, फास्ट भी हो गया। टाइप्स ऑफ इलेक्शन देखो, जनरल इलेक्शन किसको बोलते हैं, लोकसभा का जो इलेक्शन जो पीएम मोदी चुने जाते हैं ना उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। ये हर बार कितने दिनों में होता है, 5 साल में। ऐसे इलेक्शन को क्या बोलते हैं, जब लोग भी लोकसभा इलेक्शन उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन, इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा विधानसभा और द लोकल सेल गवर्नमेंट रिजाइंस, तो क्या होगा, बाय इलेक्शन। और या तो उनकी डेथ हो गई, डेथ भी होती है तो भी, तो वो सीट खाली हो गई ना। यहाँ पे पहले एक कैंडिडेट था तो या तो डेथ हो गई या तो इन्होंने कहीं पे भी वो सीट छोड़ दी, तो यहाँ पे कोई भी उनका पीपल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा इलेक्शन कमीशन, बाय इलेक्शन। अब पूरे इंडिया में नहीं इलेक्शन कराएगा, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से सिर्फ ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ। तो अभी पार्लियामेंट में कितने मेंबर है, सिर्फ समझो एग्जांपल दे 542। अब क्या पूरा फिर से इलेक्शन कराएंगे एक मेंबर के लिए, नहीं, समझो 2 साल के बाद ऐसा सीन आया था, तो तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल के लिए, 3 साल के लिए यहाँ पे एक इलेक्शन कराया जाएगा कि तुम 3 साल के लिए इलेक्शन यहाँ पे जीतोगे और तो बनोगे, क्योंकि ऐसे ही सब लोग जीतते तो कितने साल के मेंबर बनते हैं, 5 साल।
लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बंदे की डेथ हो गई, उसने छोड़ दिया, तो बचे हुए सालों के लिए जितने भी 2 3 1 साल जितना 3.5 साल के लिए वहां पे इलेक्शन कराया जाएगा। डेथ देखो तो ये मैंने बताया था, दिस कॉल्ड बाय इलेक्शन, डेथ से भी हो जाता है, ठीक है। मिड टर्म इलेक्शन, इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस, देखो अगर 543 सीट्स है तो कोई भी पार्टी अगर अपनी गवर्नमेंट बनानी चाहती है तो उसके पास 273 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। कितना? 273। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आप हो या शिवसेना हो, आप हो, ऐसे बहुत सारे पार्टी हैं, या मनसे हो, एमएनएस हो, कोई भी हो, अगर उनके पास अकेले 273 सीट है तो वो तो मेजोरिटीज जीत गए। दिखाना इतने लोग मेरे सपोर्ट में, या तो ये सब मिलके अपना 273 बता दे, तो ग्रुप में ही बताए 273 और ये लोग बोले कि हाँ हम सब मिलके बना रहे हैं। लेकिन अगर समझो इसके कुछ मेंबर ने छोड़ दिया या इसके कुछ, समझो अब मैं सिर्फ एग्जांपल लेता हूं, समझो ये एक ही पार्टी का एग्जांपल लेता हूं, XYZ के पास 273 मेंबर्स थे सपोर्ट में, ठीक है। अब इसके क्या हुआ, इसके 10 मेंबर क्या बोले कि हम छोड़ रहे हैं, हम आपका सपोर्ट नहीं चाहते, आप बहुत गला खराब नियम ला रहे हो। अब मेजोरिटी इसके पास है ही नहीं, 263। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेजोरिटी है, 10 लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब कहाँ से जो बचे हुए लोग हैं उनमें से कोई बदले इसको कि हाँ हम सपोर्ट दे रहे हैं, अगर नहीं दे पाए, कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, 273 इसके पास आ ही नहीं रहा है, तो उस गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट अब मेजोरिटी में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म इलेक्शन कराएंगे। इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लूजेस इट्स मेजोरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में समझो 2 साल ही सरकार चली थी तब तक ऐसा सीन हो गया, तो इसको बोलेंगे अब इसमें भाई मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और इफ द पार्टीज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट विड्रॉ देयर सपोर्ट, तो मतलब नहीं बोला मैंने बीजेपी कांग्रेस और आप सब लोगों ने मिलकर पार्टी बनाया था, तो समझो आप वाले ने अपना सपोर्ट ले लिया, अब उसको सामने जो बीजेपी कांग्रेस शिवसेना थे ये लोगों को सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है, तो फिर से वो बोलेंगे पूरी गवर्नमेंट गिर चुकी है, वापस से इलेक्शन होंगे, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड इफ नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इज पॉसिबल। देखो अल्टरनेटिव नहीं है, सामने से और कोई 273 नहीं कर पा रहा है, तो समझो बीजेपी कांग्रेस तो हार गए, तो क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं, क्या शिवसेना मनसे सपा बसपा ये लोग के पास 273 आप लोग को ऑप्शन दिया जाता है, कोई और ऑप्शन जिसमें 273 बन रहा ऑप्शन है, तो बोलते हैं आप भी नहीं बना पा रहे, किसी का 273 नहीं बन पा रहा है, लेट्स गो फॉर मिड टर्म इलेक्शन दे, ठीक है। ऐसा दे आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन, बीच में हो गया। Election Commission established an expert committee on 8th October 2010. It was decided to add new facility, voter verified paper audit trail in EVM machine। तो देखो वीवीपैट, इसमें क्या रहता है, इसमें पेपर गिरता है दोस्तों, देखो यहाँ से एक पेपर गिरेगा, जिसके नाम पे आपने वोट डाला उसी का नाम और उसका साइन गिरता है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड दिस, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट वोटर्स कैन वेरीफाई वेदर द वोट कास्ट इज रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, मतलब जो बटन दबाया था उसी का इमेज आया ना, उसी का नाम है ना कि और पार्टी का है, तो इसमें सपोर्ट देख सकता है वो। द पर्पज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू स्टॉप माल प्रैक्टिस इन इलेक्शन। माल प्रैक्टिस मतलब जो गलत प्रैक्टिस हो रही थी कि वोट दबाते थे किसी और के नाम पे और वोट जा किसी और को रहा था। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा और मेरा बकबक पना, मेरा भाषण भी अच्छा लगा, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। लेट्स मेक इट वायरल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों।